हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से। आज का आपका पेपर है सेमेस्टर 5 का जो DSC 2 पेपर है, महिलाओं की भूमिका भारत को बनाने में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं की भूमिका रही है उन्हीं महिलाओं के बारे में हमें इस पेपर में पढ़ना है। इन महिलाओं ने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और आगे चलकर जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने किस तरह से हमारे देश को बनाने में अपना योगदान दिया, इन्हीं महिलाओं के बारे में हमें इस पेपर में पढ़ना है। तो आइए चलते हैं हम आज उन्हीं महिलाओं में से एक महिला कल्पना दत्त के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें DSC 2 की अन्य महिलाओं के बारे में चर्चा की है और आज फिर मैं DSC 2 की ही कुछ महिलाओं के बारे में चर्चा करूँगी। कल्पना दत्त उस समय हमारे देश में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था तो हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग किसी न किसी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, संग्राम में शामिल थे। सभी अपने अपने विचारों के द्वारा इसमें योगदान दे रहे थे। किन्हीं का विचार महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा को जो है फॉलो कर रहा था, तो कहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के विचार सुभाष चंद्र बोस की ओर थे। इन्हीं में से कुछ लोगों के विचार से क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। क्रांतिकारी विचारों के लोग अंग्रेजों से हथियारों के बल पे लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन क्रांतिकारियों में हमेशा बहुत सारे पुरुषों की हम चर्चा करते हैं जो अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से अंग्रेजों से लोहा लेते आए हैं। परंतु इन्हीं क्रांतिकारियों में कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिन महिलाओं ने क्रांतिकारियों के साथ, पुरुषों के साथ खासकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और किसी भी तरह से वह पुरुषों से कम नहीं थी। इन्हीं में से एक थी कल्पना दत्त। कल्पना दत्त ने बहुत ही कम उम्र में ही वह सब कर दिखाया जो एक भारत की बेटी को करना चाहिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, संग्राम में उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है वह अतुलनीय है। तो आइए अब हम चलते हैं कि कल्पना दत्त कौन थी। कल्पना दत्त का जन्म चटगांव में, जो आज बांग्लादेश में है, उस समय वह भारत में था। चटगांव के श्रीपुर गांव में 27 फरवरी 1913 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में बिपिन बिहारी दत्त के घर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम बिपिन बिहारी दत्त था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई थी, परंतु शुरू से ही उन्हें क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था और वह उनसे काफ़ी प्रभावित थी। उनका मन हमेशा करता रहता कि वह किसी तरह से भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दे सके। इसी बीच उनके इन सपनों को पंख लग गए जब वह अपनी साइंस की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता आईं और बैथ्यून कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन लिया। यहीं पर वह छात्र संघ से जुड़ी और क्रांतिकारी गतिविधियों में शिरकत करने लगी। इसी समय इनकी मुलाकात वीना दास और प्रीतिलता वेटर जैसी क्रांतिकारी महिलाओं के साथ हुई और इसके बाद ही इनकी मुलाकात मास्टर दा
यानी कि सूर्य सेन जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई। सूर्य सेन ने रिपब्लिकन आर्मी नाम की एक क्रांतिकारी संगठन को बनाया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ गतिविधियां करती रहती थी। इसी रिपब्लिक आर्मी के द्वारा संगठन के द्वारा सूर्य सेन ने कल्पना दत्त के साथ और अन्य क्रांतिकारियों के साथ 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार की लूट की। चटगांव में जो एक अंग्रेजों का जो एक अड्डा था, जहां वो अपने शस्त्र रखते थे, उनको इन्होंने लूट लिया। कल्पना दत्त जो अब तक अंग्रेजों की नज़र में नहीं आई थी, वह अब अंग्रेजों की नज़र में आ गई थी। उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव जाना पड़ा, लेकिन गांव में रहने के बाद भी वह क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना उन्होंने नहीं छोड़ा। वह हथियार और विस्फोटक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम किया करती थी। कल्पना दत्त जो भी लोग इस चटगांव लूट में गिरफ्तार हुए थे, चाहे कल्पना दत्त और प्रीतिलता के साथ मिलकर वह उनको छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में जब वह ट्रायल के दौरान धमाका करना चाहती थी और उन्हें छुड़ाना चाहती थी, इसके लिए महिलाओं को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी थी। इसी बीच चटगांव के यूरोपियन क्लब को भी लूटने को वहाँ भी धमाके करने की इन्होंने योजना बनाई थी, जहाँ वह एक पुरुष के भेष में जाती और धमाका करती। परंतु जब तक वह इसको अंजाम देती, तब तक ब्रिटिश सरकार को पता चल गया और उन्होंने कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया। कल्पना दत्त को अभियोग लगाया गया, उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया, परंतु उनके अभियोग को साबित नहीं कर पाई ब्रिटिश सरकार और कल्पना दत्त को रिहा कर दिया गया। कल्पना दत्त पर फिर भी ब्रिटिश सरकार ने अपना पंजा कसा और उन्हें अपने घर में ही पुलिस के पहरे पर रख दिया। परंतु कल्पना दत्त वैसी क्रांतिकारी थी जो कोई भी उन्हें बांध नहीं सकता था। कल्पना दत्त वहाँ से भी निकल गई और वहाँ से फरार होने के बाद सूर्य सेन के पास पहुँची और उनके साथ रहकर 1930 ईस्वी में भूमिगत कार्य वह करने लगी। भूमिगत रहते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने हिस्सा लिया। परंतु पुलिस को जब पता चला कि सूर्य सेन सिंह और कल्पना दत्त एक साथ हैं, तो पुलिस ने उस जगह को ढूंढ निकाला और सूर्य सेन सिंह की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन कल्पना दत्त उस समय भी वहां से भाग गईं, परंतु मई 1933 ईस्वी को बहुत बड़ी मुठभेड़ के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई और सूर्यदेव सिंह को फांसी की सजा हुई। कल्पना दत्त 21 वर्ष की उम्र में जब आजीवन कारावास झेल रही थी, तब उसी समय इनका जीवन कट रहा था जेल में। उसी समय 1937 ईस्वी में प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर उस समय क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कराने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे थे। इन दबावों का असर हुआ और कल्पना दत्त जेल से रिहा हो गई। 1939 ईस्वी को 1939 को वह जेल से बाहर आ गए। जेल में कम्युनिज्म के साहित्य को, बुक्स को उन्होंने बहुत पढ़ा था, इसलिए वह कम्युनिस्ट विचारधाराओं से प्रभावित हो गई थी। जब वह जेल से बाहर निकली तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को
ज्वाइन कर लिया और 1943 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पूरन चंद जोशी के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। पूरन चंद जोशी से विवाह करने के बाद उनका नाम कल्पना दत्त से कल्पना जोशी हो गया। दोनों पति पत्नी मिलकर समाज सेवा के कार्य में लगे हुए रहते थे। इसी समय बंगाल में चुनाव हुए, 1940 में चुनाव हुए और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कल्पना दत्त को उम्मीदवार चुना गया, लेकिन कल्पना दत्त इस चुनाव में हार गई। इसके बाद ही उनके पति पूरनचंद जोशी का कम्युनिस्ट पार्टी से विवाद हुआ और उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। कल्पना दत्त ने भी कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जब वह वहाँ से निकल गई और निकलने के बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा जो चटगांव लूट पर केंद्रित थी उसे लिखा। वह सांख्यिकी संस्थान में उन्होंने कार्य भी किया और जिसमें वह पहले भी काम कर चुकी थी। इसके बाद वह दिल्ली में आई और दिल्ली में रहने लगी। तभी 1979 ईस्वी को उनके साहसिक कार्यों को देखते हुए उन्हें वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1994 ईस्वी 1994 को इस वीर महिला की मृत्यु हो गई। इस तरह यदि हम कल्पना दत्त के जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह किस तरह की साहसी महिला होंगी जिन्हें ना तो अपने प्राणों का डर था, ना तो उन्हें किसी भी तरह का कोई भी डर था। बस उनका एक ही ध्येय था कि किसी भी तरह से अपने मातृभूमि के ऊपर बलिदान हो जाएं, मातृभूमि के लिए कुछ कर जाएं, मातृभूमि को किसी तरह गुलामी की जंजीरों से मैं आज़ाद करा सकूं, यही उनके मन में शुरू से अंत तक था। हम कह सकते हैं कि वह एक बहुत ही वीर महिला थी जो अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से किसी भी तरह से नहीं डरने वाली थी। उन्होंने जिस लूट कांड, धमाकों या हथियारों की सप्लाई की या फिर उसे अंजाम दिया, वह उस समय की क्रांतिकारी महिला ने यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी पुरुष से किसी भी तरह से कम नहीं है। इसलिए कल्पना दत्त को हम भारतवासी पूरे सम्मान के साथ वीर महिला बुलाते हैं। आगे फिर भी और अपलोड करती रहूँगी वीडियो। स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आप पढ़िए और कोशिश करूँगी कि आपका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँ। तब तक के लिए